सो हार्मोन इम्बैलेंस ये एक ऐसा प्रॉब्लम है ख़वातीन को जिसको सही तरह से कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा। और क्यों करे भाई, ये तो ख़वातीन का मसला है, इसमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। शर्म पर्दे वाली बातें किसी के साथ थोड़ी करते हैं। और मर्द का मसला तो फिर मर्द का मसला होता है ना, वो तो दीवारों पे पेंट कर दो, हर जगह जो है ना उसके इश्तेहार लगा दो, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करवाएं पता नहीं क्या क्या। अखलाकी तौर पे वो मुझे मौजू नहीं लग रहा कि मैं उसको सारा डिस्कस करूं, लेकिन हमारा सोल फोकस जो है वो उन बातों की तरफ जाता है, लेकिन जो हमारी मेन हेल्थ के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कोई ख़ास बात नहीं की जाती। हाँ, खाने के कल्चर चल रहे हैं और रेसिपीज़ चल रही हैं, शुगर से भरी हुई ग़िज़ाएँ चल रही हैं, उसके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं कर रहा इतना। दुनिया में टॉप नंबर्स पे डायबिटीज़ आ रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर कोई उसको एड्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एक आम गरीबों का मसला है ना। तो मसले वही होते हैं जो अमीरों को होते हैं। एनीवे, इररिलेवेंट बातें नहीं करते, हम टू द टॉपिक बात करते हैं, विच इज़ हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस क्या होता है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं और हम कैसे उसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के चक्कर लगाए बगैर हम अपने आप को कैसे जो है वो सेहत की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो मेरी वीडियो आज इसी के बारे में है। मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने को भी नहीं कह रही, क्योंकि आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको बाय मी अ कॉफ़ी कभी नहीं कहूँगी, मैंने कोई पेट्रॉन का लिंक नहीं बनाया हुआ। मुझे बल्कि इनफैक्ट सच बताऊँ तो सब्सक्राइबर्स की का लालच भी नहीं होता, क्योंकि जब आप सब्सक्राइबर्स को बार बार कहते हैं तो आप अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जितने आपको फॉलोअर्स हैं और जो आपको सुनने वाले हैं, आप उनके रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप उनको सही बात बता रहे हैं या नहीं बता रहे। तो भाई बड़ा डर लगता है, लेकिन मैं इतनी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, आपने सब्सक्राइब करना है नहीं करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छा मिले और आपको लगे कि इससे लोगों को फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ आगे अपने जानने वालों को ये शेयर कर दिया करें, रेकमेंड कर दिया करें, क्योंकि हमें अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बेटियों को प्रॉपर गाइड करने की ज़रूरत है। और बीइंग अ मदर माई सेल्फ and being a patient of hormone imbalance myself throughout my life, I feel it really important to address this issue. So let's start. So हार्मोन इम्बैलेंस के सबसे पहले हमें कैसे पता चलता है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो आउट ऑफ बैलेंस हो गए हैं, तो उसकी बड़ी क्लियर कट जो है ना सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला सिम्टम आता है कि हमारे जो पीरियड्स हैं, जो मंथली हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं या सही नहीं आते, कभी हैवी ब्लीडिंग होती है, कभी जो है वो एबनॉर्मल डेज में आ जाते हैं, रेगुलर नहीं होते। सेकेंड, हमारे मसल्स में बहुत ज़्यादा थकन रहती है, हम जो है वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, हमें बेजारी और जो है ना वो गुस्सा और कोफ्त होती है, और ऐसी मतलब घबराहट होती है जिसका हम जो है ना वो जिसको हम बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फिर इसके साथ साथ जो हार्मोन इम्बैलेंस की एक और बहुत बड़ी जो निशानी है वो है चेहरे पर बाल आना, और चेहरे पर, हाथों बाजुओं पर बाल आना मर्दों के पैटर्न पे। एक तो हमारा नेचुरल रुआं होता है ना, जो फाइन होता है, जो मोटे बाल नहीं होते। मर्दों के पैटर्न पे मर्दों जैसे लाइक मोटे मोटे बाल निकल आना। इसके अलावा हमें जो सवेयर किस्म का एक प्रॉब्लम फील होता है साथ साथ, वो होता है क्रेविंग्स का, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ खाते रहने का दिल करना, हर वक्त कुछ चटपटा खाने का दिल करना, कोई चना चाट, पकोड़े, समोसे, लाइक फ्राइड आइटम्स खाने का दिल करते रहना और बार बार करते रहना। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये शो कर रहे हैं कि हमारे जो हार्मोन्स हैं ना वो बिल्कुल ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। तो आई नो ऑल दीज सिम्टम्स, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट। मैं खुद हार्मोन इम्बैलेंस का शिकार रही हूँ, और मुझे जो हार्मोन इम्बैलेंस था वो बेसिकली PCOS था, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको मैं बाद में चल कर डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहली बात जो समझने के लिए ज़रूरी है वो है कि हमारे हार्मोन्स हैं कौन से। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था, और मेरा ख्याल है गायनोकोलॉजिस्ट को छोड़ के पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता कि हमारे हार्मोन्स क्या हैं। सो लेट्स डाइव इन टू दिस कॉम्प्लेक्स फेमिनिन हार्मोन सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है। हमारी बॉडी में हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रमा दमा रखने के लिए 5 मेन हार्मोन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। नंबर 1 है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH कहते हैं। फिर है जी हमारा एस्ट्रोजन, फिर है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में LH कहते हैं, और फिर है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, और लास्ट में है हमारा टेस्टोस्टेरोन। इसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है, जो लास्ट में मैंने बोला है, ये एक एंड्रोजन है, यानी कि ये मेल हार्मोन है, जो होता तो मर्दों की बॉडी में है, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे फंक्शंस के लिए भी ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि हर हार्मोन का क्या रोल है और कैसे वो हार्मोन परफॉर्म करता है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं
कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। ये हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, हमारी ओवरीज को बेसिकली ये सिग्नल देता है। अच्छा, हार्मोन्स के साथ साथ ना अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। अब ओवरीज जो होती हैं वो हमारे एग्स का स्टोर रूम होती हैं, यानी हमारे जितने एग्स हैं जो एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ वी वर बोर्न विद दोज एग्स, हम नए प्रोड्यूस नहीं करते, और हमारी ओवरीज उन एग्स को संभाल कर रखती हैं। जब ज़रूरत पड़ती है वो एक एग रिलीज़ करती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और यूँ प्रेगनेंसी का अमल स्टार्ट होता है। तो अब हमारी ओवरीज में ना बहुत छोटे छोटे लाइक 2 से 3 मिलीमीटर के साइज़ के, चावल के दाने से भी छोटे, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल के पाउचेज होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, और समझ थैलियाँ होती हैं जिसके अंदर वो एग्स बंद होते हैं। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि वो जब ब्रेन उसको रिलीज़ करता है तो वो जाकर ओवरीज को सिग्नल देता है कि भाई फॉलिकल्स को रेडी करो, फर्टिलाइजेशन के लिए फॉलिकल्स को रेडी करो। तो हमारी ओवरीज तकरीबन, हमारी दोनों ओवरीज 5 से 15 या 20 के दरमियान फॉलिकल्स को ग्रो करना शुरू कर देती है, रेडी करना शुरू कर देती है। लेकिन हमारी बॉडीज़ को 15 फॉलिकल्स तो नहीं चाहिए, हमें तो एक चाहिए। तो उनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे फिटेस्ट होता है, सबसे जो हेल्दीएस्ट फॉलिकल होता है वो मैच्योर होता है, वो डोमिनेट कर लेता है, और बाकी जो फॉलिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड कर जाते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं, हमारी बॉडी उनको डिज़ोल्व कर देती है। उस एक फॉलिकल का साइज़ 2 मिलीमीटर से बढ़कर तकरीबन 10 से 12 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है। लेकिन ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, इसमें तकरीबन 12 से 13 दिन लगते हैं उस एक फॉलिकल को ग्रो होने में। तो उस स्टेज को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। इसको आप समझ लें ये स्टेज 1 है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब स्टेज 2 शुरू होती है। अब आपका फॉलिकल रेडी है, अब उसको ओवरी में नहीं रहना, उसकी नेक्स्ट मंजिल है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इट नीड्स टू गेट इनटू फैलोपियन ट्यूब। सो ओवरीज जो हैं वो अपना नेक्स्ट हार्मोन, जो उनका की हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन है, उसको रिलीज़ करना शुरू करती हैं और उसकी पीक आती है। वैसे तो ओवरीज नॉर्मली रिलीज़ कर रही हैं एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन हमारा मेन जो है वो फीमेल हार्मोन है। इट्स व्हाट मेक्स अस फीमेल्स, ठीक है। ये हमारे बॉडी में फैट स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारी बोन और हार्ट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एस्ट्रोजन इज़ नीडेड। एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है और ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ओके एस्ट्रोजन इज राइजिंग, तो दैट मीन्स दैट egg is ready and egg needs to get to fallopian tube. So the pituitary gland again signals another hormone, again sends another hormone, एक और हार्मोन भेजता है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। आप देख सकते हैं, खैर मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप स्टार्ट में देख सकते हैं कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है हमारा वो बिल्कुल बेस पे है, लेकिन जैसे ही उसकी सर्ज आती है, एस्ट्रोजन कमांड करता है, एस्ट्रोजन का सिग्नल मिलता है ब्रेन को, तो एक ज़बरदस्त सी पीक आती है और LH हमारा एकदम से शूट करता है, एक पीक आती है। अब ये जो हार्मोन है इसका क्या फंक्शन है? इसका काम ये है कि जो हमारा फॉलिकल बना है अंदर उसको जाके रप्चर करे, उसको हेल्प करता है रप्चर करने में। और जब वो फॉलिकल रप्चर होता है, फटता है, तो उसके अंदर से एग रिलीज होता है, और वो एग जो है वो कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो LH का सिर्फ मकसद जो है वो उस होल को तोड़ना, एग को बाहर निकालना और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना है। बाकी एस्ट्रोजन आहिस्ता आहिस्ता आप देखने को राइज पे। ये वाली जो फेज होती है जिसमें ओवरीज जो है वो एग रिलीज करती हैं फैलोपियन ट्यूब में, इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये हमारा मोस्ट फर्टाइल टाइम पीरियड होता है। अब एक एग जो है वो तकरीबन 12 से 24 घंटे तक उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जिंदा रहता है, वायबल रहता है, उसके बाद वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब जब फैलोपियन ट्यूब में एग पहुंच गया तो जो उसका पीछे खोल बच गया था ना फॉलिकल का, उसको वो जो है ना हमारी ओवरीज के अंदर रहता है और एक ग्लैंड बन जाता है, ठीक है। बेसिकली ग्लैंड्स वो पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं हमारे, जैसे हमारा पेंक्रियाज है, ये सारे ग्लैंड्स हैं। ये हमारा एंडोक्राइनल सिस्टम है, वो एक अलग वीडियो है समटाइम्स में भी। तो वो जो फॉलिकल का खाली शेल था वो अब बन जाता है एक ग्लैंड, और उसको कहते हैं मेडिकल की टर्म में कॉर्पस ल्यूटियम। और उसका क्या काम होता है कि वो एक नया हार्मोन रिलीज करता है विच इज़ प्रोजेस्टेरोन। सो कॉर्पस ल्यूटियम जब प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रीट करना शुरू करता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ओके अब प्रोजेस्टेरोन का टाइम आ गया, तो अब हमने LH को डाउन कर देना है और हमने FSH को डाउन कर देना है।
तो LH और FSH की जो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल दोबारा बेस लाइन पे आ गए, वो बिल्कुल नीचे चले गए हैं, उनका कोई अब रोल नहीं रहा। अब रोल किसका है? प्रोजेस्टेरोन का। अब प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर? बेसिकली ये हमारी जो यूट्रस होता है उसकी लाइनिंग होती है, उसके अंदर एक लेयर होती है, ठीक है, और उसको वो रेडी करता है एग इम्प्लांटेशन के लिए कि एग उसके अंदर ग्रो कर सके, जुड़ सके, फर्टिलाइज कर सके। सो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है उसको थिक करना। आप यूँ समझ लें जैसे खेती के लिए जो है ना वो ज़मीन तैयार करता है, वो उसको सॉफ्ट करता है, उसको बेड लाइक बनाता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, कुरान मजीद में अगर आप पढ़ें तो कुरान मजीद में औरतों को खेती से तशबीह दिया गया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं। और जब मैं ये सर्च कर रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी बॉडी एक्चुअली खेती की तरह जो है ना वो फंक्शन करती है। मतलब आप प्रोजेस्टेरोन को देख लें कि वो यूट्रस को रेडी कर रहा है, खेती तैयार कर रहा है, ठीक है, ज़मीन तैयार कर रहा है कि एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो। तो हमारी बॉडी इज़ डिज़ाइन ही प्रेगनेंसी के लिए। तो बड़ी फैसिनेटिंग सी बात लगी थी मुझे, इंटरेस्टिंग बात लगी थी, मैं कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो अब हो गया जी, हमारी जो यूट्रस की थिकनेस है वो तकरीबन 12 से 10 से 14 मिलीमीटर के दरमियान जो है वो लेयर थिक हो जाती है, और इसकी वजह से हमें जो है वो पेट में क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, हमें दर्द भी होता है, हमें चूँकि प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ हो रहा है बॉडी में तो हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, थकन होती है, टांगों में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो ये सब कुछ जिसको हम PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं, तो ये उस प्रोसेस में हो रहा होता है। अब अगर तो उसको फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म मिल जाता है और जो है वो एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, तो हमारा प्रोजेस्टेरोन राइज पे रहता है, एस्ट्रोजन भी चलता रहता है, लेकिन बाकी के हार्मोन्स शट डाउन हो जाते हैं और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, एग इम्प्लांट नहीं होता, तो प्रोजेस्टेरोन एकदम से शट डाउन हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन को कहता है कि बस अब ज़रूरत नहीं है मज़ीद थिकनेस की, मज़ीद यूट्रस की लाइनिंग को थिक करने की, तो वो एकदम से ड्रॉप होता है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप होता है तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ओके इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज एक्स्ट्रा जो है फ्लूइड्स एंड ऑल दिस एक्स्ट्रा लाइनिंग। तो हमारी बॉडी जो है वो उसको ब्रेक डाउन कर देती है, और यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम थ्रू पीरियड्स हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। वो बेसिकली जो ब्लड हमें फील होता है ना, वो खाली ब्लड ही नहीं होता, उसमें वो सारा टिश्यू भी शामिल होता है एंडोमेट्रियम का। सो ये हमारा मंथली साइकिल होता है कि हमारा पहले FSH आता है, फिर एस्ट्रोजन आता है, फिर LH आता है, फिर हमारा प्रोजेस्टेरोन आता है। इसमें इम्बैलेंस कब आता है और उसकी क्या रीजंस बनती हैं और उसको कैसे केटर करना है, वो अब मैं आगे आपको चलकर बताती हूँ। सो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस की सबसे बड़ी जो वजह है, जो सबसे प्रिवेलेंट वजह है, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, वो है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और मैं इसी इम्बैलेंस का शिकार रही हूँ, और थ्रू आउट माई लाइफ आई बीन स्ट्रगलिंग विद दिस, आई बीन मैनेजिंग दिस, और मैंने किस तरह से मैनेज किया और किस तरह से इसको कंट्रोल किए रखा है और मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो पाई, मैं वही आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चियों को देखती हूँ, मैंने जब टीचिंग की तो उसमें भी मैंने रियलाइज़ किया, वो पता चल जाती हैं जो पॉलीसिस्टिक वाली सिम्टम्स होते हैं ना, कि चेहरे पर बाल हैं, वेट है, मतलब 14-15 साल की बच्चियों का वेट गेन नहीं होना चाहिए, दे शुड बी वेरी लीन, लेकिन हमें नजर आता है कि एक मोटापा जो है वो एक कॉमन चीज़ बन रही है। तो उस सब की क्या वजूहात हैं, लेट्स डिस्कस दैट। Poly means many, cyst means cyst, and ovarian means something related to ovaries, and syndrome means improper functioning। ठीक है, सिंड्रोम होता है कि कोई काम हमारा जो है वो सही से नहीं हो रहा। होता ये जो ओवेरियन सिंड्रोम में कि जो हमारे फॉलिकल्स हैं वो ग्रो नहीं करते और उनके गिर्द एक फ्लूइड सा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जो कि हार्मलेस होता है, उसको आप कैंसरस नहीं कह सकते, और वो बजाय इसके कि रिलीज़ होने के वो हमारी ओवरीज के अंदर ही स्टक हो जाता है। ठीक है, और ओवरीज के गिर्द ऐसे लेयर्स ही बना देता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पीरियड्स प्रॉब्लम करना शुरू हो जाते हैं, इरेगुलर पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है? तो सबसे जो बड़ी वजह है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये क्या बला है? ये बहुत बुरी बला है, जिसको होती है वही जानता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को अब समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको इंसुलिन का पता हो और उसके फंक्शंस का पता हो। इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो हमारा पेंक्रियास, जो कि एक ग्लैंड है, वो रिलीज करता है जब भी हम खाना खाते हैं।
लेट्स एज्यूम कि आपने ये अंडा, ब्रेड और ये चाय, ये आपने नाश्ता किया है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। सुबह 8 बजे आपने ये नाश्ता किया है और उसके बाद आप अपने राह पे चल पड़े हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एक पूरा जो है ना सिस्टम एक्टिवेट हो गया। आपकी ब्रेड, आपका अंडा, आपका चाय, उसको बॉडी ने ब्रेक डाउन करना है। वो यहाँ तक तो आपको टेस्ट रहता है, लेकिन अंदर जाकर उसने बॉडी ने पूरा एक मैकेनिज्म के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा रन करता है और उसके थ्रू वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको भूख का एहसास ख़त्म होता है, आपको काम करने का दिल करता है, आपसे काम किया जाता है। तो जब आपने वो नाश्ता किया तो आपकी बॉडी ने सेंस किया कि ओके, इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें प्रोटीन है, इसके अंदर फैट्स हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर विटामिन्स हैं। तो लेकिन हम बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम कार्ब्स के ऊपर आ जाते हैं। तो अब हमारी बॉडी जो है ना सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को असेस करती है कि ओके दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, और इसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करना शुरू करती है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमारे मुंह में ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं। हमारा जो थूक होता है उसके अंदर एक जो है वो एंजाइम होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उसका अमाइलेज कहते हैं, और वो जो है हेल्प देता है डाइजेशन के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बॉडी उनको तोड़, क्योंकि वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाई है ना, वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करके फौरन सेल्स को देती है कि लो भाई एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है। अब सेल्स को, हमारे सेल्स आपको पता है छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको एक हद तक ग्लूकोज चाहिए। हमारी बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन किया, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया और ग्लूकोज को सेल में दे दिया। सेल में वो ग्लूकोज को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो उसको वो पूरा एक मेडिकल प्रोसेस होता है। वो इतनी डिटेल में ना आपको समझने की ज़रूरत है, बस ये समझ लें कि हमारी बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे से काम किया जाता है, हमसे सोचा जाता है, हमसे लिखा जाता है, हमसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है, हमसे झाड़ू लगाया जाता है, हमसे काम किया जाता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा होती है ना, तो हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए इंसुलिन रिलीज करती है। पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, जो कि एक्सेस ग्लूकोज के साथ बाइंड हो जाती है और उनको शिफ्ट कर देती है हमारे लिवर में और हमारे मसल्स में। अब लिवर और मसल्स में वो एज अ ग्लाइकोजन उसको कन्वर्ट करती है और एज अ ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो जाती है। उसको अब हम ग्लूकोज नहीं कहेंगे, अब उसको हम ग्लाइकोजन कहेंगे, जो स्टोर्ड एनर्जी है। और वो इसलिए स्टोर कर देती है कि फ्यूचर में जब कभी भूख लगेगी ना, तो हम उसको निकालेंगे और उसको एज अ एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे। सोचने की बात यह है कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज इतनी आ क्यों रही है और हम इंसुलिन रेजिस्टेंट क्यों हो रहे हैं। तो हमारे जिसमें में ग्लूकोज की जो सबसे बड़ी वजह है, हम लोग समझते हैं कि चीनी खाना छोड़ दें। चीनी इज़ ओनली वन थिंग, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी आर ईटिंग। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में आती है कार्बोहाइड्रेट्स खाने से। अब कार्बोहाइड्रेट्स को भी आपको समझने की ज़रूरत है, उनकी नेचर को समझने की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स भी दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो मैदे और मैदे से बनी हुई जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी है, आप जिस चीज़ में भी मैदा शामिल है और एक्सेसिव मैदा शामिल है, वो हम सिंपल कार्ब्स में डाल देंगे। जिसमें चावल शामिल हैं, जिसमें चीनी शामिल है, जिसके अंदर जो है वो पास्ता, मैक्रोनी, स्पैगेटी ये शामिल है। अब मैक्रोनी और स्पैगेटी भी 2-3 तरह के हैं, लेकिन मैं इसमें जो आम पाकिस्तान में मिल रही है मैदे वाली बनी हुई, उसकी बात कर रही हूँ। जूसेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जिसमें जो है वो तेज़ मीठे फल हैं, जैसे अंगूर है, किशमिश है, आम है, तरबूज है, ये सब जो हैं वो मीठे फल हैं। ये आपको एक्सेस ग्लूकोज देते हैं। आप ये समझ लें वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर प्रोटीन्स नहीं है, जिसके अंदर फाइबर नहीं है, जिसके अंदर से सब कुछ निकाला हुआ है, वो सिर्फ स्टार्च है, वो सिर्फ जो है वो हाँ एक और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, दैट इज़ आलू, पोटैटोस। वो भी हमारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल है। अच्छा, अब दूसरी किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आ जाते हैं आपके होल ग्रेन्स, यानी कि गंदम का आटा, जौ का आटा, मकई का आटा, जवार का आटा, बाजरे का आटा और मल्टीग्रेन्स जितने भी हैं। फिर इसके अंदर हर किस्म की सब्ज़ी आ जाती है। सब्जियां जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, आलू को छोड़ के। और इसके अंदर जो हैं वो आपके नट्स आ जाते हैं। नट्स में तो खैर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही थोड़े होते हैं। इसके अंदर आपकी दालें आ जाती हैं, जितनी भी चने, मूंग, मसूर, माश की दाल है। और इसके अंदर आपका लोबिया आ जाता है, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, चने आ जाते हैं, सफ़ेद चने, काबली चने, काले चने। ये तमाम के तमाम क्या हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं।
अब आप यूँ समझ लें बेसिकली वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कुछ ना कुछ प्रोटीन, कुछ ना कुछ फाइबर, कुछ ना कुछ मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो एक तरफ आपके पास एम्प्टी कार्ब्स हैं जो कि बिल्कुल रिफाइंड है, उनमें से कुछ भी कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा आपको, और दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसे कार्ब्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, मिनरल्स हैं। तो अब हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स, बॉडी इनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, लेकिन इनको थोड़ा सा स्लोली डाइजेस्ट करेगी, और ये इनको बॉडी तेज़ी से जो है वो हजम करेगी, तेज़ी से इनको जो है वो यूटिलाइज करेगी। अब प्रॉब्लम ये आता है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं और एक्सेस में खा रहे हैं। अगर आप ऑनेस्टली बैठकर अपनी डाइट को देखें तो आपकी डाइट में 90% कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, रोटी होगी, चावल होगा, दालें होंगी, आपकी डाइट में जो है वो बेकरी के प्रोडक्ट्स होंगे, बिस्किट्स होंगे, जूसेस होंगे, चिप्स होंगे, ये तमाम चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये जब आप बार बार खा रहे हैं तो आपकी ग्लूकोज ऑल द टाइम हाई है, बॉडी को टाइम ही नहीं मिल रहा कि उसको जो है वो सही से जो है वो स्टोर कर सके, और बार बार वो इंसुलिन रिलीज़ हो रही है, बार बार जो है ना वो इंसुलिन उसको काबू करने की कोशिश कर रही है। अब होता ये कि जब जितनी ज़्यादा इंसुलिन आएगी तो वो कहते हैं ना कि कदर खो देता है रोज़ का आना जाना, तो वो इंसुलिन अपनी कदर ही खो देती है बेचारी, वो सेल्स उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। सेल्स कहते हैं भाई फिर आ गए यार, ये छोड़ो इसको, वो बंद हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं, दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन, और इंसुलिन जो है वो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, और उसकी वजह से हमारा बहुत विशियस साइकिल शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, और हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमारी बॉडी देखती है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब बाकी सारी आयरॉनिक पार्ट इज़ कि बाकी सारे सेल्स तो रिस्पॉन्ड करना ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं, इंसुलिन सिंपली बाउंसेस ऑफ दोज सेल्स, लेकिन जो ओवरीज़ हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। अब ओवरीज़ में भी एक ख़ास हद तक इंसुलिन चाहिए होती है, लेकिन जब एक्सेस हो जाती है तो ओवरीज कहती है आजा बहन, आजा अंदर आजा। तो ओवरीज जो है वो, ओवरीज के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिसीव करने के लिए रेडी रहते हैं, और इंसुलिन जब उन सेल्स में एंटर होती है तो जो उनका फंक्शन था, जो उन्होंने FSH बनाना था या LH बनाना था, उसको जो है वो डिस्टर्ब कर देती है, उसको ख़राब कर देती है। अब ब्रेन को वो एक सिग्नल जो है वो FSH का भी मिल रहा है और एक सिग्नल इंसुलिन का भी मिल रहा है, छोटे छोटे सिग्नल्स देते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब जब वो इंसुलिन का सिग्नल मिलता है तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जो एंड्रोजेंस थे, जो टेस्टोस्टेरोन था, उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, क्योंकि इंसुलिन उनको यही वो दे रही होती है कि भाई अच्छा ये एंड्रोजन भी प्रोड्यूस करना है। अब जो काम था FSH प्रोड्यूस करने का वो अब लोअर हो जाता है, वो कम हो जाता है, और हमारी बॉडी एंड्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है। अब जब एंड्रोजन ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, एंड्रोजन वाले जो हार्मोन है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो रास्ता रोक देते हैं किसका, हमारे फॉलिकल्स का। अब फॉलिकल्स ने तो ग्रो होना था और एग ने रिलीज़ होना था, फेलोपियन ट्यूब तक जाना था, लेकिन जब हमारी इंसुलिन ज़्यादा हो रही है, हमारी शुगर ज़्यादा हो रही है, हमारे बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और उल्टा रिस्पॉन्ड कर रही है, एंड्रोजन ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, तो एंड्रोजेंस उनका एक तरह से आप समझ लें रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, इनका फॉलिकल्स का, और फॉलिकल्स जो हैं वो आगे नहीं पहुंच पाते, अब वो अंदर ही रहते हैं। हर एवरी मंथ वो FSH का सिग्नल तो मिल रहा है, लेकिन आगे नहीं मिल रहा, आगे प्रोडक्शन नहीं हो रही, आगे वो नहीं जा रहे, आगे वो रुके हुए एंड्रोजेंस की वजह से, और अंदर ही इकट्ठे होकर वो ओवरीज की गिर्द जाला सा बना देते हैं, और जो एग है वो रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचता, फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचता तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता तो प्रोजेस्टेरोन नहीं आता, प्रोजेस्टेरोन नहीं आता तो हमारी एंडोमेट्रियम जो है वो थिक नहीं होता, एंडोमेट्रियम थिक नहीं होता तो हमें हमारी वो नहीं होती, प्रेगनेंसी भी नहीं होती, और अगर प्रेगनेंसी वाले केस नहीं भी अनमैरिड है तो फिर हमारे पीरियड्स नहीं आते, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं हुआ ना, एग फेलोपियन ट्यूब तक ही नहीं पहुंचा, तो आपके पीरियड्स तकरीबन गायब हो जाते हैं और अंदर ही अंदर अब वो सारा सिस्टम अंदर ही रहता है। अब इंसुलिन जो है वो कहीं ना कहीं तो उसने डिपॉजिट होना है, तो वो क्या होती है कि हमारा वेट गेन करना शुरू हो जाती है, हमारे क्योंकि हम खा तो रहे हैं, हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर रहे, और हमारा जो एंड्रोजेंस हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, हमारे हेयर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं मेल पैटर्न पे, हमारे बाजुओं पे, हमारी टांगों पे, हमारे चेहरे पे बाल ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो है वो वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी में फ़ैट स्टोरेज बढ़ना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी पागल हो जाती है कि भाई अब मैं इतने ज़्यादा ग्लूकोज के साथ क्या करूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है वो फैट में स्टोर करती है, तो फैट सेल्स बेसिकली हमारे एनर्जी हाउसेज हैं, ठीक है। हमें
एनर्जी चाहिए होती है फैट से, लेकिन अगर एक्सेस में होगी तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एनीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ आप एक्सेस में लेंगे तो वो बहुत बुरी होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी कि कैसे आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है।